जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं जो क्लास 8th का है एनसीईआरटी, जो चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, अध्याय 2 का नाम क्या है, पिक्चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये है चैप्टर का नाम, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरा हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, पूरा A to Z। ठीक है, वन शॉट वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन करते हैं, पहले जानते हैं चैप्टर के बारे में। उसके बाद में एग्जाम्पल के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, चर अचर किसे कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, और जो रैखिक बीजी व्यंजक रहता है वो कैसा रहता है, इन सब के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में धीरे धीरे करके आएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ चर क्या होता है। चर में क्या होता है, देखिए चर में जितने भी एक्स वाई जेड ये आते हैं ना, पूरे ए से लेकर के जेड तक, ये क्या होते हैं हमारे पास में, ये होता है चर का मान क्या होता है, चर का मान ऐसी संख्या जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है मतलब जैसे कि एक्स वाई जेड। हम लोग जब भी एक्स वाई जेड का मान या ABCD उनका जब भी हम लोग कोई प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उनका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। चर का मान हमेशा बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चर में एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ए से लेकर पूरा जेड तक, ये हमारा चर कहलाता है, याद रहेगा। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारा क्या, अचर आता है। तो अचर के बारे में जानते हैं, चलिए। तो देखिए अचर आता है, तो अचर में क्या होता है, अचर में 1 2 3 4, ठीक है, इनका मान कभी बदलता नहीं है। अचर का मान क्या होता है, बदलता नहीं है, स्थायी रहता है। जैसे कि एक है तो ये एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, इनका मान क्या होता है, बदलते नहीं है। ठीक है, तो ये चर और अचर हमको तो पता चल गया, इनमें गिनती आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, ABCD ए से लेकर जेड तक, ये हम लोग समझ गए चर और अचर को, बेसिक तरीके से समझ गए। कोई भी हमको पूछेगा कि चर और अचर क्या होता है तो हम लोग आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए बीजी व्यंजक क्या होता है, अब समझते हैं हम लोग बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक क्या होता है, देखिए बीजी व्यंजक होता है जो चर और अचर से मिलकर बना रहता है। ठीक है, क्या से बना रहता है, ये चर और अचर से मिलकर बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बना रहता है ये, जैसे कि मान लीजिए 5x माइनस का 3, 2x प्लस का 4, 3x क्या होता है, 3x 4x, ये क्या है, सब एग्जाम्पल है। देखिए 5x माइनस 3, 2x प्लस का 4, 2x 4x, यहाँ पर देखिए 5 और x, ये क्या है हमारे पास में, अचर है, और ये क्या है हमारे पास में, चर है। और ये माइनस चिन्ह, ये चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए गुणा है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, चर और अचर से मिलकर बना रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीजी व्यंजक बोलेंगे। तो बीजी व्यंजक कुछ इसी प्रकार से क्या रहता है, बना रहता है। अब चलिए इसके बाद में बीजी व्यंजक भी समझ गए, चर अचर समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्या, रैखिक बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़कर के हम लोग रैखिक समीकरण में आएंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि रैखिक बीजी व्यंजक क्या होता है। तो देखिए रैखिक बीजी व्यंजक समझते हैं हम लोग। देखिए रैखिक बीजी, यहाँ पर गलत किया, रुकिए, रैखिक बीजी व्यंजक। ठीक है, रैखिक बीजी व्यंजक में क्या होगा, देखिए तो देखिए हमारे पास में रैखिक बीजी व्यंजक क्या हो जाएगा, रैखिक बीजी व्यंजक में हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस का 1, x प्लस 1, ठीक है, 2y प्लस y, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सब क्या है,
रैखिक बीजी व्यंजक का एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है एक्स का अधिकतम घात, एक्स नहीं, ठीक है, चर का अधिकतम घात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात एक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं रैखिक बीजीय व्यंजक। देखिए इसमें चर का है, एक्स है, एक्स की अधिकतम घात क्या है? देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात क्या है? एक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रैखिक बीजीय व्यंजक है। और इसमें भी एक ही है, तो इनको क्या बोलेंगे? सबको हम लोग रैखिक बीजीय व्यंजक। तो हमको समझ में आ गया, रैखिक बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। और ऐसी हमारा रैखिक समीकरण भी होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण कैसे होता है देखिए, यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। यहीं पर हम लोग बीजीय व्यंजक नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है, देखिए रैखिक बीजीय व्यंजक नहीं है। कौन कौन सा नहीं है देखिए, जैसे कि अगर इस प्रकार से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, और 2x क्यूब माइनस का 1, ऐसा अगर रहेगा, देखिए ऐसा अगर एग्जाम्पल रहेगा तो ये नहीं है। ठीक है, रैखिक बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये अधिकतम घात 2, 3, 4 ऐसा बढ़ के नहीं होना चाहिए। रैखिक बीजीय व्यंजक में हमेशा कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए अधिकतम घात। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैखिक बीजीय व्यंजक को हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसी प्रकार से हमारा रैखिक समीकरण भी होता है। तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं रैखिक समीकरण कैसा रहता है। ठीक है, किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण में ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण यहाँ पर लिख देता हूं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो। क्या हो? एक हो। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ये है डेफिनेशन। ठीक है, समझ लीजिए एक बार अच्छे से। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? एक हो। अधिकतम घात कितना हो? एक हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए 2x, क्या लिखेंगे? 2x माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। ये हमारे पास में देखिए समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। 2x, x की घात देखिए, चर क्या है यहाँ पर? चर है x, तो x की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 1 है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। अधिकतम घात 2, 3, 4 ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग समीकरण रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे चैप्टर में रैखिक समीकरण दिया है, इसलिए हम लोग रैखिक समीकरण को अच्छे से समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या देखने के लिए बोलता है? समीकरण में जब भी हम लोग समीकरण का नाम लेंगे तो समीकरण में हमेशा क्या रहता है? समता। समता मतलब बराबर का निशान रहता है। ये देखिए, ये हमारे पास में क्या रहेगा? समता मतलब बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। ये देखने के लिए हमको क्या मिलता है? समीकरण में। समीकरण जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसमें हमको बराबर का निशान देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ये वाला ये बीजीय व्यंजक बोलेंगे, लेकिन इस बराबर है देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समता मतलब बराबर का चिन्ह दिखेगा। ये पूरा हमारा क्या रहता है? समीकरण। इसको पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग? समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे, है ना। इसको इसको कौन सा पक्ष बोलेंगे? देखिए यहाँ पर 2x माइनस का 3, इसको कौन सा पक्ष बोलेंगे हम लोग? बायां पक्ष। क्या बोलेंगे? बायां पक्ष, लेफ्ट साइड। और यहाँ पर जो 7 बस है उसको क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। और ये हमारा क्या है? x क्या है हमारे पास में? चर है। और जो संख्या यहाँ पर वो क्या है हमारे पास में? अचर है। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए? पहचानते आना चाहिए। तो हम लोग, उम्मीद है पूरे हम लोग समझ गए। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, रैखिक समीकरण व्यंजक, ये क्या होता है और क्या समझ लिए हम लोग? रैखिक समीकरण समझ लिए, इसमें समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, समझ लिए। यहाँ पर चर के अधिकतम का समीकरण में क्या होता है? एक होता है। रैखिक समीकरण में बायां पक्ष, दायां पक्ष सब समझ लिए। लगभग लगभग जो मूल चीज है, जो बेसिक चीज है हमको जानना जरूरी था, वो हम लोग पूरे समझ गए।
अब चलिए यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल के सामने जुड़ने के लिए। तो चलिए जो दो एग्जाम्पल दिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, हमारे पास में हल कीजिए कह रहा है। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर देखिए चर है 1 2, यहाँ चर यूज हुआ है, उसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 ही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है देखिए 2x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस 2। तो जब भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो गिनती वाला है उसको एक साइड कर देंगे, और जो ABCD वाला है उसको क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे। उसके बाद में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चर और अचर को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो देखिए ABCD वाले को एक साइड कर देते हैं, यहाँ पर 2x है, इसके साथ में x है गुणा में, और ये इसके सामने में क्या है, प्लस है। तो हमको पक्षांतर का नियम भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर मैं बताऊंगा अभी पक्षांतर का नियम। देखिए पक्षांतर का नियम हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, इक्वेशन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो पक्षांतर का नियम बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, देखिए पक्षांतर का नियम ये है हमारे पास, पक्षांतर का नियम यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पक्षांतर का नियम देखिए, पहला प्लस है, अगर इस साइड भी जाएंगे बराबर के तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो उस साइड भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी को हम लोग इस साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। और अगर देखिए गुणा है, और गुणा को उस साइड भी जाएंगे बराबर के तो यहाँ भाग में चला जाएगा, और भाग को इस साइड लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गुणा में हो जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये पक्षांतर का नियम है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस हो जाता है उल्टा, और गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है। पक्षांतर का नियम है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना इसको जानोगे नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला ABCD वाले को, ABCD XYZ को एक साइड रख देते हैं। देखिए यहाँ x दिख रहा है, तो यहाँ 2x है, और x को बराबर किस साइड लाएंगे, इसके सामने में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसके पास में क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, समझे। यहाँ प्लस x है, इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा, पहले से इधर 2 रखा हुआ है, x को इधर ला दिए, अब ये माइनस का 3 है, देखिए इसको उस साइड उठाकर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आया, माइनस वाले उस साइड गई प्लस हो गया, और ये प्लस में था तो प्लस वाले को इस साइड लाए तो माइनस हो गया। अब चलिए सॉल्व करिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x है, 2x है, एक x घटा देंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटाना है। यहाँ x के आगे क्या है, 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 1 को नहीं लिखें तो x ही बचेगा। ठीक है, 2x में से 1x को घटा देंगे तो x ही बचेगा। अच्छे से समझते जाइए तब समझ में आएगा। इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया हमारे पास में यही x का मान है, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो हम लोग उदाहरण नंबर 1 को बहुत इजी से सॉल्व कर लिए। अब यहीं पर देखिए उदाहरण नंबर 2 को क्या दिया है, देखिए दिया क्या है, दिया है 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2 x माइनस का 14, ये दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो भिन्न वाला दिख रहा है हमको, 7/2 3/2। एक तो इसको उठाकर किस साइड करके हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, इसको उठाकर किस साइड लाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये भाग में है, गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे और इसको काट देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्ष में करेंगे। ठीक है, कोई एक पक्ष में नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 2 देंगे तो इसको भी 2 देना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष में करेंगे हम लोग। चलिए कर दीजिए, 2 गुणा कर देंगे, 5x पहले से है, अपान 7/2 है, देखिए इधर गुणा कर दिया, और फिर इधर गुणा कर दिया मैं 3/2 और x माइनस का 14 कर दिया ना। दोनों पक्ष में क्या कर दिया मैं, 2 का गुणा कर दिया। अब देखिए
चलिए गुणा करिए, 2 पंचे कितना होता है 10, इसके साथ में x लगा हुआ है तो लगा दिए। अब प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है, यहाँ प्लस है ना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे ठीक है, बस ऊपर बस में होगा, नीचे में नहीं होगा गुणा। ये आप लोग ध्यान रखिए, नीचे में नहीं करना है गुणा, ऊपर बस में करना है, अंश में करना रहता है। यहीं पर सीख लीजिए। 7 2 साथी कितना हो गया 14/2 हो गया, बराबर किए। उसके बाद में क्या किए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में क्या है 2 है और इसके साथ में x लगा हुआ है और माइनस का 14 दूनी कितना होता है 28, कितना होता है 14 दूनी 28 होता है। ये कर लिए सॉल्व। अब इसको और करिए, 10x हो गया हमारा। देखिए ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, 14 और 2 कट रहा है तो काट सकते हैं, 10 और 2 को नहीं काट सकते क्योंकि प्लस है, इसको बस काटेंगे ऊपर नीचे। 2 एकम 2, 2 साथी 14, तो प्लस हो जाएगा 7, और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसको यहाँ से नहीं काट सकते, माइनस है, ऊपर नीचे बस काटेंगे तो यहाँ 3 बचा, तो 3x माइनस का 28। अब देखिए 10x है इधर, इधर वाले को इधर ला देते हैं, x वाले को जोड़ा, ठीक है जोड़ी बनाएंगे, तो प्लस है तो इधर आएगा तो -3x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 28, और ये प्लस उधर भी जा देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब 10 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 10 में से ये घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो इसको घटा सकते हैं। अगर y रहता तो नहीं घटा सकते, अलग अलग हो जाते, ठीक है। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 7x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस चिन्ह तो घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस को हम लोग घटा देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जोड़ देंगे। तो 28 और 7 कितना होता है हमारे पास में 35 होता है। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस चिन्ह, बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहता है उसी को रखना होता है हमको, तो माइनस चिन्ह रख दिए। अब देखिए x इधर कर दिए, गुणा में है, 7 और x क्या में है, देखिए गुणा, यहाँ गुणा तो नहीं लिखा है लेकिन 7 के साथ में गुणा में है, ऐसा रहता है तो गुणा कहते हैं। तो गुणा में ला देते हैं माइनस का 35/7। अब 35 के पारे में आता है 7, 7 के पारे में 35 आता है, 7 एकम 7, 7 पाना 35। तो x का मान क्या निकल के आ रहा है, देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस का 5, तो ये निकल के आ रहा है। x का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, x इक्वल्स टू माइनस का 5। तो इस प्रकार से हम लोगों को उदाहरण नंबर 1 और 2 को करना है। बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या किए, सॉल्व किए हैं। और एक एक नियम को अभी से सीखते जाइए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो आप लोगों को आगे का क्वेश्चन बनेगा। और आगे आप लोग 9th 10th में भी जाओगे तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैथ्स बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।